सभी साथियों को नमस्कार। मैं गौरव त्रिपाठी, STS ऑनलाइन पर आप मुझे सुन रहे हैं। आज हम केंद्र राज्य संबंधों के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, केंद्र राज्य संबंध वैसे तो एक सामान्य टॉपिक की तरह है, जैसे हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं भारत के संविधान और शासन व्यवस्था में, वैसा ही एक टॉपिक है। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार जब बच्चे केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ते हैं तो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। प्री में क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं, लेकिन मेंस में ये टॉपिक एक बहुत जानदार टॉपिक है। और अगर आप मेंस के सिलेबस की बात करें, अगर GS2 की बात करें हम, तो वहाँ पे अगर आप UPSC को देखें या UPPCS को देखें या BPSC को देखें या किसी भी स्टेट लोक सेवा आयोग के आप सिलेबस को देखें, तो केंद्र राज्य संबंध एक अलग टॉपिक के रूप में है। काफ़ी सारे टॉपिक तो समाहित होकर एक टॉपिक में डाल दिए जाते हैं, लेकिन केंद्र राज्य संबंध एक अलग टॉपिक के रूप में होता है, यानी वहाँ से प्रश्न आने की एक प्रकार से गारंटी होती है। तो क्यों ना इस टॉपिक को हम इतना मज़ेदार तरीके से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। जैसे ये कुछ अनुच्छेद आप लिखा देख रहे हैं बोर्ड पे, ये किताबों में भी छपे हुए हैं, वहाँ से भी हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको 2-3 लेक्चर्स में केंद्र राज्य संबंधों को इस प्रकार समझाने का प्रयास करूं कि अगर एक बार भी आपने कायदे से पढ़ा है तो आप उसको भूलें ना और बना बना के लिखने की क्षमता विकसित कर सकें। क्योंकि प्री में तो हम गोला भर के काम चला देते हैं, लेकिन मेंस में हम तभी छक्का मार पाते हैं जब हमको बना के लिखना आता है, और हम बना के वही लिख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हैं। चलिए आते हैं केंद्र राज्य संबंध के ऊपर। तो देखिए, केंद्र राज्य संबंध को आप अगर डायरेक्ट ये अनुच्छेद या डायरेक्ट पढ़ना प्रारंभ करते हैं, बस वहीं से गलती प्रारंभ कर देते हैं। पहले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो कि केंद्र राज्य संबंध आखिर है क्या। हम जैसे ही संविधान को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। एक छोटा बालक होता है, वो जैसे छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई पढ़ता है, ABCD पढ़ता है, ऐसे ही जैसे ही कोई बच्चा, कोई परीक्षार्थी इंटर करता है, भारत के संविधान में सबसे पहले पहला अनुच्छेद पढ़ता है। और पहले अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? पहला अनुच्छेद ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, उसे अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। एक संघ है भारत राज्यों का। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक और तो ये अनुच्छेद 1 की चर्चा हो गई। दूसरा, एक हमारा संघीय ढांचा की बात भी हम करते हैं कि हमारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो संघीय ढांचा है। हमारा जो भारत है वो संघीय स्ट्रक्चर में है, बेसिक स्ट्रक्चर है उसका। और संघीय स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। संघीय का मतलब ही सीधा सीधा ये है, शक्तियों का बंटवारा, यानी कुछ विषय केंद्र को मिले हैं, कुछ विषय राज्य को मिले हैं, और दोनों ही केंद्र और राज्य अपने अपने विषयों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने अपने क्षेत्र में उसको लागू कराने के लिए स्वतंत्र हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर तो यह कहता है संघ का कि किसी एक को किसी दूसरे के क्षेत्र में इंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन स्थितियाँ दूसरी हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि केंद्र यदा कदा घुसता रहता है राज्य के क्षेत्र में, जब चाहता है तब राज्य के किसी विषय पर कानून बना देता है। अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से, अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से उसको ये पावर संविधान नहीं दी है। एक तरफ संविधान ये कहता है कि हमारा संघीय स्ट्रक्चर है, यानी कि केंद्र और राज्य अलग अलग कानून बनाते हैं, तो एक तरफ वही संविधान ये भी कहता है कि केंद्र लगभग हर विषय पर राज्य के कानून बना सकता है अलग अलग प्रावधानों के तहत। तो वो सब आप पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम केंद्र और राज्य के स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा सा एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर केंद्र और राज्य को हम समझें कैसे। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि जैसे एक जॉइंट फैमिली होती है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि जॉइंट फैमिली में एक सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बाबा जी हैं मान लो, या आपके पिताजी हैं, और आप 4 या 5 भाई हैं। चारों पांचों भाइयों की शादियां हो चुकी हैं, उनके अलग परिवार हैं और एक ही घर में सम्मिश्र परिवार में रहते हैं।
तो थोड़ी देर के लिए आप अपने पिताजी को मान लीजिए केंद्र, और आपकी शादियां हो चुकी हैं, आप अलग अलग परिवारों में रहते हैं, तो आप स्वयं को मान लीजिए राज्य, और आपके घर में जो माता जी हैं या आपकी दादी जी जो हैं उनको मान लीजिए आप राष्ट्रपति। इस स्ट्रक्चर में इस पूरे केंद्र राज्य संबंध को समझिए। जैसे मुखिया कौन है? आपके पिताजी हैं। आपकी यदि शादी हो चुकी है तो अपने परिवार के मुखिया आप हैं। पिताजी अपने घर को चलाने के लिए अलग नियम बना सकते हैं। आप अगर यदि आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने परिवार को एक ही घर में रहते हुए अपने परिवार को चलाने के लिए अलग नियम बना सकते हैं। पिताजी आपके हर नियम में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर पिताजी चाहें कि आपके द्वारा बनाया गया कोई नियम नहीं चलेगा और उन्होंने जो नियम बनाया है वह मान्य होगा, तो हमारा संविधान भी यही कहता है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कई विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से कि राज्य स्वतंत्र है अपने चयनित विषयों पर कानून बनाने के लिए, लेकिन यदि केंद्र चाहे तो राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। राज्य यदि ऐसी इच्छा जाहिर करे तब भी बना सकता है, यदि स्वयं भिन्न भिन्न स्थितियों में चाहे तब बना सकता है। तो वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए 3 संबंध हमको पढ़ने होते हैं, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और एक वित्तीय संबंध। विधायी का मतलब आप जानते हैं कानून बनाने से, यानी कि कानून कौन बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा या राज्य कानून बनाएगा। फिर आता है प्रशासनिक, अब कानून तो बन गया, अब कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी तो होगा, कानून को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कानून का मैनेजमेंट किया जाएगा, तो वो कौन करेगा, यानी केंद्र करेगा या राज्य करेगा। क्या केंद्र अपने द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून को खुद ही इम्प्लीमेंट करेगा या राज्य से करवाएगा? यदि राज्य नहीं इम्प्लीमेंट करता है तो केंद्र क्या कर सकता है? ये सब टेक्निकल चीज़ें आप समझेंगे। और तीसरा है वित्तीय संबंध, सारा खेल पैसे से है। जैसे मैंने आपको एक बार एक लेक्चर लिया था वित्त विधेयक, धन विधेयक, सामान्य विधेयक, तो वहाँ बहुत डिटेल में समझाया था मैंने आपको कि ये हम जो कुछ भी पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था में उसका सबसे मेन मैटर ही वित्त है। तो वित्त संबंध में हम पढ़ेंगे कि किसको कितना पैसा कैसे आवंटित होगा, कौन आवंटित करेगा। तो ये एक बृहद टॉपिक है और इसको पढ़ने के लिए हमको एक क्लास में हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो हमको थोड़ा अंदर एंटर करके पढ़ना पड़ता है। लगभग 3 से 4 क्लासेस इसकी आएंगी। आज आप विधायी संबंधों के विषय में अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए विधायी संबंध में सबसे पहला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 245, वो क्या कहता है कि केंद्र और राज्य विधानमंडल, आप केंद्र कहें या केंद्र की जगह आप संसद भी कह सकते हैं, तो संसद और राज्य विधानमंडल का क्षेत्रीय विस्तार यानी कि कहाँ कहाँ तक एक कानून बना सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, केंद्र पूरे देश का होता है तो पूरे देश के लिए या किसी भी एक क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है, और राज्य विधानमंडल तो एक उसका दायरा सीमित है, तो वो सिर्फ अपने ही राज्य या उसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब जो मेन पॉइंट आपको याद रखने वाला ये है, वो ये तीसरा और चौथा है, सी और डी। इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति 4 यूटीज, यूटीज का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित राज्य। और वो 4 यूटीज कौन कौन से हैं? पहला AN यानी अंडमान निकोबार, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप डिटेल में लिखें। अंडमान निकोबार, लद्दाख, DD यानी दादरा और नगर हवेली, और दमन और द्वीप। ये पहले 2 अलग अलग राज्य हुआ करते थे, लेकिन 26 जनवरी 2021 से ये दोनों राज्य एक हो गए। और लक्षद्वीप, ये 4 राज्यों के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है। संसद तो कानून बनाता ही है पूरे देश के क्षेत्र के लिए, देश में सम्मिलित किसी भी राज्य के क्षेत्र के लिए, लेकिन राष्ट्रपति इन 4 राज्यों के लिए अलग से कानून बना सकता है। और ठीक इसी प्रकार से असम एक ऐसा राज्य है जहां का राज्यपाल, बहुत अच्छे से ध्यान दें, जहां का राज्यपाल संसद के किसी भी विधेयक में संशोधन कर सकता है। जैसे संसद ने कोई विधेयक बनाया, संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून को हर जगह इंप्लीमेंट किया गया। भाई संसद का तो कोई कानून हर जगह इंप्लीमेंट होता है। असम भी एक राज्य है, वहाँ भी इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन वहाँ के राज्यपाल को एक स्पेशल अथॉरिटी दी गई है कि वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रयोजनों को देखते हुए, विशेष लाभों को देखते हुए वहाँ का राज्यपाल यदि संसद से भी पारित कोई कानून है, कोई विधेयक है, तो उसमें भी संशोधन करके अपने यहाँ
अपने राज्य के अनुरूप उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक बिल्कुल ऐसे ही जैसे राज्यपाल को असम में शक्तियाँ दी गई हैं, ऐसे ही राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। ये त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए जो बिंदु डी में मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा है असम के मैटर में, वही शक्तियाँ राष्ट्रपति को इन 3 राज्यों के लिए दी गई हैं। असम राज्यपाल और त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राष्ट्रपति के द्वारा, यानी संसद से अगर कोई कानून बनाया गया है तो राष्ट्रपति इन 3 राज्यों में, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है संशोधन के साथ। तो ये 245 में आपको अच्छे से याद रखना है। 245 देखिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्री के लिए तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और प्री के लिए आपको इतनी देर लेक्चर को देखने की भी जरूरत नहीं है। वन लाइनर आपको कहीं से भी मटेरियल मिल जाता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये मटेरियल मेनली मेंस का है। प्री के हालांकि इसमें बहुत सारे बिंदु आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, जैसे आप यहाँ पर भी जब पढ़ेंगे तो सब प्री के ही टॉपिक उठा उठा के पूछ देता है एक लाइन में। लेकिन जो मेन कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं वो टेक के कायदे से वीडियो देखें। मेरा लक्ष्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ 1 लाख या 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। मेरा सीधा सा टारगेट ये है कि लड़के 100 देखें, लेकिन लास्ट तक देखें और कुछ रिजल्ट दें, कुछ बेनिफिट पाएँ उससे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा 245 के विषय में, अनुच्छेद 245 जो बेसिक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय ये अलग अलग है। ये पहला वाला जो है आपका विधायी संबंध, ये 245 से लेके और 254 तक है। 255 से आपका प्रशासनिक प्रारंभ हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इनको सबको अलग अलग पढ़ेंगे। आते हैं अगले पे 246। 246 क्या कहता है? आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया आपको, कई जगह पढ़ा होगा कि हमारे 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और संवर्ती विषयों का बंटवारा है। यानी किन विषयों पे केंद्र कानून बनाएगा, किन विषयों पे राज्य कानून बनाएगा और किन विषयों पे दोनों कानून बनाएंगे। तो उसी 7वीं अनुसूची में विषयों के आवंटन भी करे गए हैं। जैसे 97 विषय संघ के हैं, 66 राज्य के हैं, संवर्ती के 47 हैं। ये जो लिखे हुए हैं ये मूल संविधान के अकॉर्डिंग है। समय समय पे परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में 98, 59 और 52 विषय हैं जिन पर संघ, राज्य और संवर्ती सूची के विषय दिए हुए हैं कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। तो अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची ये स्पष्ट करते हैं कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। ठीक है, जो विस्तार है यानी कहाँ से कहाँ तक कानून लागू होगा वो तो दिया हुआ है 245 में, लेकिन किन विषयों पर कानून कौन बनाएगा ये 246 में है। तो ये 2 चीजें विशेषता से याद रखें। अब देखिए 246(1), आप इसमें एक शब्द लिखा देख रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैसे तो यहां आप एक लाइन में पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। 101वां संविधान संशोधन 2016 में प्रभावी हुआ। प्रभावी तो 2017 से हुआ, लेकिन 2016 में ये आया और इससे 2-3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। एक तो ये 246(1) जोड़ा गया, एक IGST अनुच्छेद जोड़ा गया 279(1) और एक अनुच्छेद 268(1) हटाया गया जो सर्विस टैक्स वाला था। वो डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे जब हम वित्त में घुसेंगे, वित्तीय संबंधों में, तो बहुत डिटेल में वहाँ पर आप पढ़ेंगे। और जीएसटी को भी एक बिल्कुल सेपरेट लेक्चर में आप पढ़ेंगे मुझसे। यहाँ पर इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 246(1) में जीएसटी के जोड़ने का प्रावधान यहाँ पे जोड़ा गया 246(1) के तहत। 247 ये कहता है कि संसद को अतिरिक्त न्यायालयों, एडिशनल कोर्ट्स की स्थापना का राइट है संसद को, राज्य विधानमंडल को नहीं है। संसद को अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का अधिकार है। 248 में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का संसद का अधिकार है। अब देखिए ये शब्द आप जो लिखे देख रहे हैं नए नए, इन शब्दों के अर्थ अगर आपको नहीं पता होंगे तो भूल भी जाएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं आएगी। अवशिष्ट विषय क्या है? देखिए कुछ विषय केंद्र के पास हैं, कुछ विषय राज्य के पास हैं,
कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना रहा है, राज्य भी बना रहा है, समवर्ती विषय उन्हें कहते हैं। अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो इनमें से किसी में नहीं है। देखिए 97, 66, 47 ये सारे विषय केंद्र, राज्य और समवर्ती विषय हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो इनमें शामिल ही नहीं है, कुछ विषय नए बढ़ते रहते हैं। तो वो विषय जो इन तीनों में शामिल नहीं है वो अवशिष्ट विषय होते हैं। और अवशिष्ट विषय में कानून कौन बना सकता है? संसद। वन लाइनर में सवाल मित्रों बहुत पूछा जाता है, ये सीधे सीधे आता है। दो तरह के सवाल बनते हैं यहाँ। पहला कि अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाता है? संसद दिया होगा, राज्य विधानमंडल दिया होगा, प्रधानमंत्री दिया होगा, राष्ट्रपति दिया होगा। संसद का गोला भरना है आपको। थोड़ा और टेक्निकल सवाल अगर बनाएगा तो आपसे अनुच्छेद ही पूछ देगा कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की संसद की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखिए अनुच्छेद 248। अब देखिए ये जो लिखे हुए हैं आपके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही पढ़ाए जाते हैं डिटेल से। विधायी संबंधों में अनुच्छेद 249, 50, 52 और 53 ये चार बहुत डिटेल में आपको पढ़ने हैं। देखिए 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 से कहता है कि अगर राज्यसभा ऐसा विचार करती है, लोकसभा नहीं, राज्यसभा जो उच्च सदन है वो अगर ऐसा विचार करता है, ऐसा प्रस्ताव पारित करता है, कैसे प्रस्ताव पारित करता है वो सब अभी डिटेल में देखेंगे। अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर देता है कि राज्य के किसी विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाना बहुत आवश्यक है, तो संसद, अब राज्यसभा तो सिर्फ प्रस्ताव लाएगा, कानून तो संसद बनाएगा ना, राज्यसभा अकेले थोड़ी कानून बना लेगा। पहले राज्यसभा प्रस्ताव लाएगा, फिर केंद्र सभा के पास वो प्रस्ताव जाएगा, बृहद चर्चा होगी और किसी भी कानून की तरह यह कानून भी राष्ट्रपति महोदय के पटल पर जाके बनेगा। लेकिन राज्यसभा अगर कोई ऐसा प्रस्ताव ले आता है 2/3 सदस्यों की बहुमत से, कुल उपस्थित सदस्य और उनके 2/3 सदस्यों की बहुमत से, तो एक प्रॉपर चैनल से जैसे सारे कानून बनते हैं वैसे राज्य सूची के किसी विषय पर भी संसद कानून बना सकता है। हमेशा याद रखिए 3 ऐसे विषय हैं, 3 पहले भी मैंने पढ़ाया आपको, 3 ऐसे विषय हैं जिसमें राज्यसभा की पावर लोकसभा से कहीं ऊपर है। उसमें से एक ये लिखा हुआ है 249, दूसरा 312 अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, और तीसरा उपराष्ट्रपति को हटाने की पावर। उपराष्ट्रपति को, देखिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो हम महाभियोग का शब्द प्रयोग करते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम महाभियोग का शब्द प्रयोग नहीं करते। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। ये 3 अनुच्छेद हमेशा याद रखें। तो अनुच्छेद 249 में आप क्या देखते हैं? प्रस्ताव राज्यसभा से आएगा, प्रस्ताव पर राज्यसभा में उपस्थित 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए ही प्रभावी होगा, और एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा, लेकिन बाद में असंख्य बार इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कितनी भी बार चाहें तो आप उसको बढ़ा लें, आगे उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत विशेषता से याद रखें। देखिए बताने को तो एक लाइन में लिख दिया जाए और आपको बता दिया जाए, समझा दिया जाए, लेकिन डिटेल में लिखा इसलिए जाता है मेरे द्वारा कि आप बिल्कुल ऐसे ही छाप के आए पेपर में, सेम ऐसे नोट्स बनाएं और ऐसे ही छाप के आए पेपर में। आपको कितना आता है यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना अच्छे से लिख पाते हैं ये महत्वपूर्ण है वहाँ। तो 49 ये कहता है। 50 में क्या है? 50 में आपातकाल में संसद द्वारा राज्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। किसकी? संसद की। यहाँ पे हम राज्यसभा या लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, राज्यसभा की बात करते हैं केवल हम अनुच्छेद 249 में। आपातकाल के समय संसद द्वारा, यानी प्रस्ताव राज्यसभा से आए या लोकसभा से आए, कि कहीं से भी आ सकता है प्रस्ताव, तो संसद द्वारा राज्य विषय पर कानून बनाया जाएगा और ये कानून 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा आपातकाल के बाद। आपातकाल किस अनुच्छेद से लगता है आप कमेंट करके मुझे बताइए। आपातकाल
जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद 6 माह तक ही ये प्रभावी रहेगा। इसको बहुत विशेषता से याद रखें। देखिए इसमें प्री वाले क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक यहाँ से प्री का क्वेश्चन उठता है, एक यहाँ से उठता है, एक आपातकाल में कानून कौन बनाता है, कितने महीने तक प्रभावी रहता है, ये तो बहुत आता है। ये 6 माह वाला प्रश्न तो बहुत आता है। अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव कितने वर्ष तक प्रभावी रहता है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये सब बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। आगे देखिए अब 251 क्या कहता है, बड़ा सिंपल सी बात है। 249 में राज्यसभा एक प्रस्ताव लेके आया और राज्य विषय के किसी सूची पे उसने कानून बनाया संसद के द्वारा। 250 आपातकाल से संबंधित है, सीधा सा फंडा 250 आपातकाल से संबंधित है। 251, 249 और 250 के तहत जो भी कानून यदि केंद्र के हैं या राज्य के हैं तो उसमें संसद के कानून प्रभावी होंगे, यानी राज्य विधानमंडल के हैं या संसद के हैं तो संसद के कानून वहाँ प्रभावी होंगे, ये याद रखना है। 252 क्या कहता है, आप ऐसे याद रखिए। 252 को याद करने का तरीका, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अपनी सहमति दें और स्वयं ये घोषणा करें लिखित में संसद के द्वारा, संसद के पटल पर कि राज्य सूची के विषय में, उनके राज्य सूची के विषय में, उनके राज्य में कानून बनाने की स्वतंत्रता संसद को दी जा रही है, तो संसद उन राज्यों के राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकता है। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा टेक्निकल मैं ज़्यादा बोल गया तो शायद आपके समझ में ना आया हो। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर ऐसी घोषणा करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की स्वतंत्रता, कोई ऐसा टेक्निकल इशू है, मान लो 2 राज्यों के बीच कोई ऐसा टेक्निकल इशू है जिसमें दोनों राज्य कानून बनाने में सहमत नहीं हैं या कुछ असहमति आ रही है, तो वो दोनों राज्य रजामंदी से वो संसद के पटल पर ले जाते हैं और संसद से कहते हैं कि भाई आप हमको कोई कानून बना के दे दो, हमको वो मान्य है। तो उस स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। और 253 सबसे आखिरी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि में संसद द्वारा कानून बनाया जाना। अब जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है, किसी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है और वो देश मान लीजिए बंगाल में कोई प्लांट लगाना चाहता है, झारखंड में कोई प्लांट लगाना चाहता है, झारखंड के किसी राज्य सूची के विषय पर कुछ परिवर्तन करवाना चाहता है लेकिन राज्य उस पर राजी नहीं है, तो संसद को यह अधिकार है कि राज्य सूची के उस विषय पे, जिस विषय से वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधी या अंतर्राष्ट्रीय संधि प्रभावित हो रही है, संसद उस पर कानून बना सकता है। तो ये मेन अनुच्छेद हैं जो आपको विधायी संबंधों में पढ़ना है। विधायी संबंधों में प्रमुखता से आपको 45, 46(1), हालांकि इसको आप बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे जीएसटी में, 47, 48 और मेनली 49, 50, 51, 52 और 53 ये पढ़े जाते हैं विधायी संबंध में। तो विधायी संबंध ये आपका हो गया। अभी प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध 2 और लेक्चर आएंगे, ये भी कंटिन्यू आएंगे और उसके बाद एक लेक्चर में जीएसटी को कंप्लीट करने की कोशिश करी जाएगी। इस प्रकार 3 से 4 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाइए और ऐसे नोट्स बनाने के साथ इसको 2-3 रिवीजन मारिए। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता पाया, मुझको अभी ध्यान आ गया तो मैं बता देता हूँ। कई बार पूछ देता है, बीईओ के एग्ज़ाम में, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में पूछा था कि वित्तीय संबंध किस भाग में है। देखिए आपको बता दूं, ये जो केंद्र राज्य संबंध है ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये संविधान का एकमात्र ऐसा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध जो 2 भागों में विस्तारित है। भाग 11 में विधायी संबंध है, भाग 11 में ही प्रशासनिक है और भाग 12 में वित्तीय संबंध है। वित्तीय संबंध के लिए एक बिल्कुल अलग भाग है। आप समझिए कितना वेटेड टॉपिक है ये केंद्र राज्य संबंध। तो प्यारे दोस्तों, आपने आज विधायी संबंध के बारे में पढ़ा है। आप किसी भी अनुच्छेद को पढ़ते वक्त यदि कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आए तो आप वो एग्जाम्पल मेरा याद रखें जो मैंने आपको बताया अभी। केंद्र को मानिए आप पिताजी, राज्य उनके बड़े बेटे, सारे बड़े बेटे जिनकी शादियां हो चुकी हैं और जिनकी अपने अपने परिवार हैं, जो अपने परिवारों के लिए फैसला लेते हैं, लेकिन
अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें पिताजी कोई फैसला लेते हैं और समान विषय पर राज्य यानी कि उनके बड़े बेटे भी कोई फैसला लेते हैं, तो वहाँ पे केंद्र यानी पिताजी का फैसला प्रभावी होता है। तो इन स्थितियों को, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को आप दिमाग में रखिए। ये आपको लिखने नहीं हैं, लेकिन आपकी मेमोरी को, आपकी चेतना में उस विषय को एकदम लाने के लिए ये ज़रूरी है। बहुत जल्दी दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने आते हैं प्रशासनिक संबंधों के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।